तो बच्चों, आज हम समास के सभी उदाहरण एक ही वीडियो में सीखेंगे। एक ही वीडियो में सभी उदाहरण मैं देने जा रही हूँ, जिसका एक एक दो दो उदाहरण हर एक में से है। आप ध्यान से देखें, समझें और उससे रिलेटेड और भी अधिक उदाहरण लेकर उनका अभ्यास करें, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, आज मैं मिले जुले उदाहरण लेकर आई हूँ जो हमने समास में सीखे थे। उसके मिले जुले ये उदाहरण हैं और फिर साथ साथ हम समझेंगे कि इसमें से कैसे पहचानें, कौन से उदाहरण को कौन सा नाम दें, किस समास का नाम दें। ये आज हम साथ साथ सीखेंगे कि हमें पहचान हुई या नहीं हुई, या अगर किसी शब्द को हमने किसी समास का नाम देना है तो किस आधार पर देंगे, ये आज हम फिर से सीखेंगे। तो ध्यान दें, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो हर स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ समास के मिले जुले उदाहरण। अब जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण संपूर्ण घटः लिखा है और इसका विच्छेद होगा, इसका विग्रह होगा संपूर्णः घटः, यानी दोनों में समान विभक्ति समान वचन आया हुआ है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि संपूर्ण घटः, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दोनों आए हुए हैं, और जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों आते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य दोनों साथ होते हैं, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य साथ साथ है, इसलिए कर्मधारय हो गया। वृक्ष मूलम, वृक्ष की जड़, यहाँ पे वृक्षस्य यानी षष्ठी विभक्ति लगी है और मूलम लगा है, जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर कुल मिलाकर यह है कि जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति के चिन्हों को मेन माना जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है और विभक्ति के कारण हमने देखा कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आई है। षष्ठी विभक्ति का मतलब संबंध कारक है ना। षष्ठी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? संबंध कारक होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि संबंध तत्पुरुष। क्या कहेंगे? संबंध तत्पुरुष है यहाँ पर। तो इस तरह से इसको समझते जा रहे हैं और साथ साथ नए नए उदाहरण का मैच भी करते जा रहे हैं। तो वृक्षस्य मूलम, ये इसका विग्रह रूप है, क्योंकि विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में कारक लगता है और कारक यहाँ पे संबंध है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो गया। कार्य निपुणः, कार्येषु निपुणः, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम कहेंगे तत्पुरुष ही है। लेकिन तत्पुरुष के साथ में सप्तमी विभक्ति, तत्पुरुष ही है लेकिन तत्पुरुष के साथ में सप्तमी विभक्ति आई है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण। तो अधिकरण तत्पुरुष इसको नाम देंगे हम, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसलिए इसको अधिकरण तत्पुरुष नाम दे दिया हमने। प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और प्रति उपसर्ग का पहला पद, किसी भी शब्द का पूर्व पद अगर उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है ना। तो अव्ययभाव समास है यहाँ पर, क्योंकि इसका पहला पूर्व रूप जो है, पूर्व पद जो है वो उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास, यहाँ पर हमें अच्छे से पहचान हो गई कि दो शब्द हैं लेकिन पूर्व पद जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग होता है, तब वो उपसर्ग लगने के कारण पूरा का पूरा पद ही अव्यय हो जाता है। जहाँ अव्यय हो जाता है वहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, नील कमलम, तो इसका उदाहरण, इसका विग्रह रूप है नीलम कमलम। अब नीलम कमलम दोनों में समान विभक्ति आई हुई है और साथ में ये भी हमें समझ आ रहा है कि नीला कमल, यानी कि विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए हुए हैं। और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए होते हैं वहाँ पर हमने देखा था कि कर्मधारय समास है ना। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए हैं। क्या आए हैं? विशेषण और विशेष्य, है ना। तो नीलम जो है वो विशेषण हो गया
और जो कमलम है वो विशेष्य हो गया। तो इसलिए हमें समझ आ गया जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ होते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आगे देखिए पीताम्बरः, पीताम्बरः में विसर्ग लगा हुआ, यानी कि पीतानी अंबराणी यस्य सः। अब यहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ पर भी पीताम्बरः अंबरः जो है वो किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, यानी पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहा है अंबरः। और अगर यहाँ पे अंबरम होता तब हम इसे दूसरे उसमें कहते कि ये कर्मधारय समास है, लेकिन यहाँ पीताम्बरः, अब इसको छोड़ो, पीताम्बरः को भी छोड़ो, यहाँ पे देखो इसका विग्रह रूप जो है यस्य सः लिखा हुआ है। जहाँ पे यस्य सः आ जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि यहाँ पे पीतानी अंबराणी यस्य सः ये सारे ही शब्द विशेषण के रूप में आए हुए हैं। और यस्य सः जिसका वह कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन वह को हमने पता लगाना है क्वेश्चन मार्क लगा के। तो पीतानी अंबराणी यस्य सः, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जब हमने सीखा था तो हमने बताया था कि जहाँ यस्य सः की बात आती है, यानी ढूंढने की बात आती है कि कौन है ना, ढूंढने की बात आती है कि यस्य सः वह कौन जब होता है तब हम स्टोरी की ओर हमारा ध्यान घूमता है कि वह कौन वह, तो वह पीला अंबर पहनते हैं, जो पीला अंबर यानी पीला वस्त्र है जिनका, वो यानी कि भगवान विष्णु हो गए, है ना, भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं। तो वह कौन है, विष्णु भगवान है, यानी कि विष्णु भगवान यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको ढूंढना पड़ा, यानी कि जो इसके मुख्य हैं उनको ढूंढना पड़ रहा है। जहाँ पर वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये हमने ध्यान से सीखा था। तो इसी कारण हमने इसके उदाहरण देखकर भी हमने समझ लिया कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर सबके सब शब्द विशेषण के रूप में आए हुए हैं और प्रधान इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर विद्याहीनः एक शब्द आया, विद्याहीनः मतलब विद्या के बगैर, तो इसका जो विग्रह रूप है वो विद्ययाहीनः। अब विद्या यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर भी जिनमें भी एक पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ पर विद्ययाहीनः यानी विद्या के बिना, विद्या के हीन, विद्या से हीन, यहाँ पे तृतीय व्यक्ति तो से, विद्या से हीन तृतीय व्यक्ति आई है, इसलिए हमने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। हमने देख लिया कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है, लेकिन तृतीय विभक्ति है, इसलिए तृतीय विभक्ति करण कारक की होती है ना। तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति अगर लगी है तो उसका मतलब ये करण तत्पुरुष है, इसको हम नाम देंगे करण तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सभी को ध्यान से देखा, समझा, और जो हमने नियम सीखे थे उसके आधार पर इसको नाम दिया। और मुझे लगता है कि आप भी इसी तरह से अभ्यास कर रहे हैं और इसी तरह से और उदाहरण ले और उसको अपने तरीके से, अपनी समझ से उसको नाम दें, उसके विग्रह को समझकर विग्रह रूप को पहचाने, उसके समस्त पद को पहचाने और उसको नाम दें कि ये कौन सा समास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कितना समझ आया, और अभी भी कोई शंका है, अगर अभी भी कोई दुविधा है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।